दोस्तों, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम क्रियाकाल पढ़ रहे थे और क्रियाकाल में हमने कितना पढ़ लिया था। हमने दो अवस्था पढ़ ली थी, पहली संचय, दूसरा प्रकोप। अब तीसरी अवस्था हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रसर अवस्था। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे तृतीय क्रियाकाल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रसर अवस्था के बारे में। तो ये रही प्रसर अवस्था। तो प्रसर अवस्था में क्या होता है, जैसे इससे पहले संचय और प्रकोप में पढ़ाया कि संचय में तो स्टार्टिंग होती है दोषों के बढ़ने की, और प्रकोप में क्या होता है वो अपने ही स्थान पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक जो दोष किसी एक स्थान पर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आचार्य चक्रपाणि ने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है जैसे कि हमने कोई बर्तन लिया, बर्तन के अंदर हमने खमीर बनाया, तो कभी कभी क्या होता है जब उसमें फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन होने के बाद वो ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद कभी कभी उस वेसल से जिस बर्तन के अंदर हमने खमीर रखा है उससे बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो दोष अपने स्थान पर होते हैं वो फूट कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान को जाकर फिर पीड़ा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रसर शब्द का मतलब होता है फैलना। ठीक है, प्रसर शब्द का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इस अवस्था में प्रकोपित जो दोष का प्रकोप हुआ है, प्रकोपित दोष प्रसर कर शरीरस्थ अंगों एवं विभिन्न रचनाओं में पहुँचते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगते हैं। ठीक है, किसमें? प्रसर अवस्था में। अब इसके अंदर 15 प्रकार बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने कि प्रसर अवस्था के 15 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, चौथा रक्त, पांचवा वात पित्त, छठा वात कफ, सातवां पित्त कफ, आठवां वात रक्त, नाइन्थ पित्त रक्त, 10th कफ रक्त, 11th वात पित्त रक्त, 12th वात कफ रक्त, 13th पित्त कफ रक्त, 14th वात पित्त कफ एंड 15th वात पित्त कफ रक्त। तो ये आचार्य सुश्रुत ने इसके 15 प्रकार बताए हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 प्रकार की प्रसर अवस्था अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ये 15 प्रकार की बताई हैं। आपको इसी तरीके से ये एग्जाम में लिखनी है। तृतीय क्रियाकाल प्रसर अवस्था, इसमें क्या होता है, एक दोष अपनी जगह से प्रकोपित होने के बाद दूसरे अंगों में जाते हैं और उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसके 15 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ रक्त, वात पित्त कफ, वात रक्त पित्त रक्त, कफ रक्त, वात पित्त रक्त, वात कफ रक्त, पित्त कफ रक्त, वात पित्त कफ और वात पित्त कफ रक्त। ठीक है, ये 15 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके लक्षण के बारे में। ठीक है, तो पहला वात के कारण जो लक्षण दिखाई देंगे, संचय में क्या हुआ था? पेट में भारीपन। ठीक है, कोष्ठ में भारीपन हुआ था। फिर प्रकोप में क्या हुआ था? सुई चुभने से पीड़ा हुई थी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुड़ शब्द का
प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोष्ठ में गुड़गुड़ होने लगेगी। ठीक है, गुड़गुड़ शब्द होना वात के कारण। दूसरा आता है इसके अंदर पित्त के कारण। अगर पित्त प्रसर अवस्था में चले जाएगा तो उसका हमें लक्षण क्या देखने के लिए मिलेगा। पहला आता है इसके अंदर ओश। ओश का मतलब क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होगी हमें, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हमें धुएं के समान, धुएं के समान डकार आएंगी, या फिर श्वास, श्वास मतलब होता है जम्भाई, धुएं के समान हम जम्भाई लेंगे या फिर हमें डकार आएगी। तीसरा कफ के कारण, कफ के कारण हमें क्या लक्षण देखने के लिए मिलेगा प्रसर अवस्था का, तो वो है अंग में दर्द। ठीक है, अंगों में दर्द होगा, वमन, उल्टी आएगी और भोजन का ना पचना, भोजन का ना पचना। तो ये सब हमें प्रसर अवस्था में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर तृतीय क्रियाकाल प्रसर अवस्था खत्म हो जाता है। इसके बाद चौथा क्रियाकाल आता है जिसका नाम है स्थान संश्रय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ चतुर्थ क्रियाकाल, चतुर्थ क्रियाकाल जिसका नाम है स्थान संश्रय। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कि एक तो दोष, जो दोष जिसने अंगों को पीड़ा पहुंचाई, ठीक है ना, जिसने दूसरों को दूष्य किया, और जो दूष्य हो गए हैं, जो दूष्य हो गए हैं उनका एक जगह इकट्ठा हो जाना, उनका एकत्रित हो जाना ही स्थान संश्रय कहलाता है। मतलब स्थान संश्रय एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर दोष और दूष्य आपस में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी लिख रखा है कि ये व्यक्त अवस्था से पहले वाली अवस्था। इसके बाद हम जो फिफ्थ क्रियाकाल है वो क्या पढ़ेंगे हम, व्यक्त अवस्था। तो व्यक्त अवस्था से पहले वाली अवस्था है, इसके अंदर जो व्याधि हुई है, जो डिजीज़ हुई है, उसके हमें सिम्टम्स नहीं दिखते, जो लक्षण हैं इस अवस्था में वो प्रकट नहीं होते। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कोई भी व्याधि होगी, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा भारीपन वगैरह हुआ कोई जो, लेकिन हम उस व्याधि का प्रॉपर नाम नहीं दे पा रहे थे ना। लेकिन व्यक्त अवस्था में क्या होता है, हम उस व्याधि का पूरा प्रॉपर नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अवस्था में इसके बारे में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो व्याधि के स्पष्ट लक्षण इस अवस्था में प्रकट नहीं होते। तो व्याधि के स्पष्ट लक्षण इस अवस्था में प्रकट नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा 5th नंबर पर पंचम क्रियाकाल। ठीक है, वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। हार्डली 1 आवर भी नहीं लगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपकी आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। लेकिन इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अगले चैप्टर की, वो वात पित्त कफ के निरूपण पे आएगी, उनके प्रकार, उनके स्थान वगैरह, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much.